हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीके का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही साथ दोस्त, जो हमारा सेशन है उसे फटाफट शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिन क्लास अब्सेंट था, कुछ प्रॉब्लम के कारण क्लास अब्सेंट था, परंतु आप क्लास रेगुलर चलेगा। तो कृपया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्त, वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्त? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सर सैयद अहमद खान। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? तो दोस्त, भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत जिन्होंने दिया वो कौन थे दोस्त? वे थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्त? दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। क्या आप दोस्त? ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। किस वायसराय के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस वायसराय के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था वे थे कौन दोस्त? वे थे रॉबर्ट क्लाइव। आप ध्यान रखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इन्हीं के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। साथ ही दोस्त, रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, बंगाल के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। आप ध्यान रखिएगा, जो बंगाल है वहाँ के सर्वप्रथम जो वायसराय थे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो इन्हीं के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। 1857 के कानपुर भाला विद्रोह के नेता कौन थे? तो दोस्त 1857, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो 1857 के कानपुर भाला विद्रोह के नेता कौन थे? तो वे थे नाना साहेब। कौन थे दोस्त? नाना साहेब। आप ध्यान रखिएगा, जो कानपुर से 1857 का जो विद्रोह किया था वो किसने किया था दोस्त? वो थे नाना साहेब। आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि नाना साहेब, तो ये कहाँ से थे? ये कानपुर से। साथ ही दोस्त, और जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन जिन स्थानों से इसका विद्रोह किया था, जैसे कि वीर कुंवर सिंह, इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने बिहार से किया था। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार के जगदीशपुर है वहाँ से वीर कुंवर सिंह ने किया था। झांसी से किसने किया था? तात्या टोपे और झांसी की रानी। साथ ही दोस्त, अवध से किन्होंने किया था? तो अवध से जो किया था वो कहते बेगम हजरत महल। आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ और अवध और लखनऊ से जिन्होंने इसका विद्रोह किया था वो कौन थे? बेगम हजरत महल। बात की जाए दिल्ली, तो दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, 1857 के कानपुर भाला विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? तो दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसने लिखा था दोस्त? वो थे पट्टा सीतारमैया। कौन थे दोस्त? पट्टा सीतारमैया। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास इन्होंने ही लिखा था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। विजयनगर साम्राज्य के पहला वंश कौन सा था? तो दोस्त, विजयनगर साम्राज्य था उसका पहला जो वंश था वो कौन सा था दोस्त? वो था संगम वंश। आप ध्यान रखिएगा, जो संगम वंश है ये विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है संगम वंश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7।
मिट्टी के बने एक होल का मॉडल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पाया गया है? तो दोस्त मिट्टी के बने एक होल का मॉडल हड़प्पा सभ्यता के जिस स्थल से पाया गया वो कौन सा है दोस्त? वह है बनवाली। अब ध्यान रखिएगा, जो बनवाली है वहीं से मिट्टी के बने एक होल का मॉडल पाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बनवाली। बात की जाए बनवाली, तो दोस्त बनवाली कहाँ था? ये था हरियाणा। जो आपका हरियाणा है वहीं पर बनवाली स्थित था। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। ऋग्वेद काल में निष्क एक किस अंक का आभूषण था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद काल में निष्क एक आभूषण था, परंतु किस अंक का, यानी किस अंग पर उसे पहना जाता था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो गर्दन है, गर्दन का एक आभूषण था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल में निष्क एक किस अंग का आभूषण था? तो ये था गर्दन। किसका दोस्त? गर्दन। जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही दोस्त ऋग्वेद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुल मिलाकर 4 वेद हैं। तो उसमें सबसे जो प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। वो कौन कौन सा वेद है दोस्त? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल में निष्क एक किस अंग का आभूषण था? तो ये था गर्दन। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किसका है? तो दोस्त जिन्होंने यह कथन दिया था, आप ध्यान रखिएगा, धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। किसका है दोस्त? महात्मा गांधी। जो आप ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी है उन्हीं के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। माफ कीजिए दोस्त, थोड़ा तबीयत खराब है, काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत खराब है, इसी कारण से क्लास अब्सेंट था जीके एवं जीएस का, परंतु आप रेगुलर क्लास होगा। ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या था? महात्मा गांधी। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्त पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था दोस्त? ये थे हॉल्ट मैकेंजी। जो हॉल्ट मैकेंजी था उन्हीं के द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ व्यवस्था था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। तो इसी में था एक महलवाड़ी व्यवस्था। तो सर्वप्रथम ये किसके द्वारा लाया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये पंजाब में शुरू किया गया था। साथ ही दोस्त जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ये मद्रास में शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा दोस्त? तो ये था टॉमस मुनरो के द्वारा। जो टॉमस मुनरो था उन्हीं के द्वारा पंजाब में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। तो पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत का सर्वेक्षण मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो दोस्त भारत का जो सर्वेक्षण मंत्रालय है ये किसके अधीन आता है? तो यह है प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय है उसी के अंतर्गत भारत का सर्वेक्षण मंत्रालय आता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार की निकाय है? तो दोस्त एनजीटी, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, ये किस प्रकार की बॉडी है दोस्त? तो यह है अर्धन्यायिक निकाय। आप ध्यान रखिएगा, जो एनजीटी है ये किस प्रकार की बॉडी है? तो यह है अर्धन्यायिक निकाय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अर्धन्यायिक निकाय। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 13। किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया गया था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया गया था? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्त? तो यह थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसी में पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में इसका सुझाव दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? द्वितीय पंचवर्ष योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल कितना था? तो ये था 51 से 56। द्वितीय की बात की जाए
तो 56 से 61। तो आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय ढांचा का संयोजन किया गया था, जिसमें कि ग्राम, ब्लॉक और जिला न्यायालय जो जिला परिषद वो शामिल किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो पंचायती राज के गठन का व्यवस्था दिया गया था, उसमें त्रिस्तरीय ढांचा का गठन किया गया था। उसमें दोस्त ग्राम, ब्लॉक और जिला तीनों को शामिल किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया गया था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों को संबोधित करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है वे किसी भी राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों को संबोधित करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रथम अनुसूची। आप ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुसूची में किसी भी राज्य का नाम और उसके क्षेत्र को संबोधित करता है। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 15। यदि राज्यसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। यदि राज्यसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है वो कौन है दोस्त? वो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्त? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से यदि अपने वो पद पर नहीं हो तो उसके जगह पर जो कार्य करेंगे वो करेंगे उपराष्ट्रपति। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति आ जाए तो जो उपराष्ट्रपति का स्थान है वो कौन ले लेंगे? तो वो लेंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। राज्यपाल को कार्यालय की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? दोस्त जो राज्यपाल हैं उसे कार्यालय की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह है दोस्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा राज्यपाल को कार्यपालक की शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल को कार्यालय की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि पसंद आ रहा है तो कृपया फटाफट चैनल को और शेयर कर दें ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 17। अंतरराज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्त अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1990 में। कब दोस्त? 1990। आप ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990। और दोस्त इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने? तो वे थे एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे दोस्त? एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका आंसर क्या है? एच.डी. देवगौड़ा। आप ध्यान रखिएगा, जो एच.डी. देवगौड़ा थे वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो दोस्त यह है केशवानंद भारती मामला। आप ध्यान रखिएगा, इस मामले के पहले कई और मामले आए थे जिनमें यह स्पष्ट किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केशवानंद भारती मामला। आप ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती मामला 1973 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था
की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केशवानंद भारती मामला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्त मौलिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्त? वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है दोस्त? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य यही है। तो आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुनिश्चित करना। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, आप ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, पहले जो था वो कुल 7 मौलिक अधिकार थे आपके पास, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वह है 6 ठो। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त मौलिक अधिकार ये किस संविधान के द्वारा लिया गया? किस देश के संविधान द्वारा दोस्त? ये लिया गया है अमेरिका का द्वारा। जो अमेरिका है वहीं से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। भारतीय अंतरिम सदस्य में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्त भारतीय अंतरिम सदस्य में कुल जो सदस्य थे वो थे 296। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिम सदस्य में कुल कितने सदस्य थे? 296। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त भारतीय अंतरिम सदस्य की जो अध्यक्षता की थी किसने किया था? तो वे किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय अंतरिम सदस्य की अध्यक्षता की गई थी। इसमें कुल 296 सदस्य थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आंतरिक आपातकाल घोषणा किया गया था और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसी के दौरान जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, जो आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुआ था, ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया था दोस्त? तो वे थे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्त भारत में जो कृषि आय है इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उत्पादन विधि के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्शन मेथड है इसी के द्वारा भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्पादन विधि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है दोस्त? तो ये लिया गया है आइकोनोमिया। आप ध्यान रखिएगा, जो आइकोनोमिया शब्द है ये एक ग्रीक भाषा है, उसी से इकोनॉमिक शब्द को लिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आइकोनोमिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई थी वो किस वर्ष देखी गई थी दोस्त? वो देखी गई थी 2006 से 7। आप ध्यान रखिएगा, जो 2006 से 7 तक की जो वर्ष थी उसमें जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई थी वो किस वर्ष में देखी गई थी? 2006 से 7 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, या कथन किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्त अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, या कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जैकब वीनर के द्वारा। जो जैकब वीनर थे उन्हीं के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? जैकब वीनर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। गिरनार हिल्स किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्त
आप ध्यान रखिएगा, गिरनार हिल्स किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात। कहाँ है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 28। किस भारतीय राज्य में कोयली तेल रिफाइनरी स्थित है? तो दोस्त किस भारतीय राज्य में कोयली तेल रिफाइनरी स्थित है दोस्त? वह है महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में यह रिफाइनरी स्थित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। भारत का कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो एटॉमिक पावर स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी है वो कौन सा है दोस्त? वह है कलपक्कम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कलपक्कम। आप ध्यान रखिएगा, भारत का कौन सा एटॉमिक पावर जो पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि भारत के द्वारा ही बनाया गया है, तो वह है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है दोस्त? यह है तमिलनाडु में। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्त सहारा मरुस्थल जैसा कि आप सभी जानते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सहारा जो मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल कितना है? यह है 35 लाख वर्ग मील। कितना है दोस्त? 35 लाख वर्ग मील। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 35 लाख वर्ग मील। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। कृपया यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। साथ ही दोस्त कुछ फ्रेंड हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, जहाँ भी हो। इनमें से राजू यादव, ऋतिक ठाकुर जी, सचिन HW और बहुत सारे फ्रेंड हैं जो प्रतिदिन जो हम फेसबुक पर किसी भी प्रश्न को अपलोड करते हैं या जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है तो उसका आंसर जल्द ही दे देते हैं। ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जिसमें से राजू यादव हो गए हैं, सचिन HW हो गए हैं, ऋतिक यादव हो गए हैं, शत्रुघ्न गुप्ता हो गए हैं। ये कुछ लोग जो काफ़ी तत्पर रहते हैं और इनका जवाब तुरंत ही देते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है दोस्त, इसी तरह आप अपने प्यार को बरसाए रखें। थैंक यू सो मच।